स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे अपने YouTube चैनल पे। तो आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एकदम अच्छे से पूरे डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका सिलेबस देखा था और क्या क्या पढ़ना था, कौन कौन से लेसन्स थे, पार्ट थे जिसको हम लोग को पढ़ना था, और उसके अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसको हम लोग को कवर करना है दोस्तों। तो आज जो है ये इंडियन ज्योग्राफी में ये फर्स्ट चैप्टर है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति, और ये चैप्टर फर्स्ट है और ये पार्ट 1 है, यानी आज ही से शुरू हो रहा है और ये पार्ट 1 है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो सिलेबस मैंने लिखवाया था वो देख चुके होंगे। तो सिलेबस को पहले देख लेंगे अच्छे से तो बिल्कुल समझ में आएगा, और कभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, और मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करूँगा और बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और डेली सुबह 11 बजे हमारी क्लास आएगी, और देखना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे और अगर उससे बेनिफिट होगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो फिर मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है दोस्तों, फर्स्ट लेसन, भारत की भौगोलिक अवस्थिति, यानी भारत का जो भूभाग है, भौगोलिक अवस्थिति यानी किस प्रकार से भारत अवस्थित है, किस जगह पे, तो उसके बारे में बात करना है। भारत एक सामान्य परिचय, यानी भारत का एक सामान्य रूप से अगर सिंपल रूप से बोला जाए इसका परिचय के बारे में दोस्तों, तो सबको पता है कि भारत का नाम जो है वो आर्यावर्त भी है, और ये आर्यावर्त जो नाम दोस्तों दिया गया है वो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर लिया गया है। यानी आर्यों के नाम पर, उत्तर भारत में जो आर्य बसते थे उन्हीं के नाम पर आर्यावर्त का नाम रखा गया है, भारत का नाम। और इन्हीं आर्यों के शक्तिशाली राजा थे दोस्तों, इन्हीं आर्यों के शक्तिशाली राजा, यानी इन्हीं आर्यों के शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था भरत, और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम जो है वो भारतवर्ष यानी भारत रखा गया है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत के नाम पर जो भारत देश का नाम रखा गया, वो भरत जो है वो कौन थे, तो वो कौन थे? आर्य थे, यानी आर्यों के शक्तिशाली राजा थे, आर्य थे वो भी। अगर बात करें दोस्तों सिंधु नदी घाटी के बारे में, तो वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था, यानी जो आर्य थे पुराने, उनका जो रहने का जगह था वो सिंधु नदी घाटी था। सिंधु नदी घाटी में ही ये निवास करते थे, और ईरानियों के द्वारा जो है इस सिंधु नदी घाटी को, यानी सिंधु नदी को हिंदू नदी का नाम दिया गया, और इस देश का नाम हिंदुस्तान दिया गया, यानी हिंदू नदी और हिंदू हिंदुस्तान। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हिंदुस्तान किसके द्वारा नामकरण किया गया था, तो ईरानियों के द्वारा और यूनानियों के द्वारा इंडिया किया गया था। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं निकालना है दोस्तों। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू कहा और हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कह दिया, और ईरानियों ने सिंधु नदी को इंडस रिवर नाम दिया, और इंडस से देश को फिर इंडिया नाम दे दिया गया। तो ये 2-4 लाइन है इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखेंगे। अवस्थिति एवं विस्तार, अवस्थिति यानी स्थिति जहाँ पे वो स्थित है, और विस्तार यानी कहाँ तक इसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत है, फैला हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत जो है एशिया महादेश यानी महाद्वीप के दक्षिण मध्य में चतुष्कोणीय आकार का देश है, चतुष्कोणीय आकार का देश है। भारत उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारत भी एक उपमहाद्वीप है, और इस महाद्वीप में 7 देश आते हैं दोस्तों, और 7 का नाम आप लोग को बिल्कुल एकदम जुबान पे याद होना चाहिए। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, ये देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे सबसे बड़े देश, सबसे 7 बड़े देश, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है रूस। याद करने का भी मैं ट्रिक बताऊंगा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत।
तो सबसे पहले दोस्तों कनाडा, चीन और यूएसए में थोड़ा सा मतभेद है। कहीं कहीं यूएसए को 3rd नंबर पे दिखाया जाता है और कहीं कहीं चीन को जो है वो 3rd नंबर पे दिखाया जाता है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप, यानी यहाँ एशिया है दोस्तों, यहाँ जो है आपका यूरोप है, और ये वाला पार्ट अफ्रीका है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और ये नॉर्थ अमेरिका है, और मान के चलिए ये साउथ अमेरिका है। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप जो है इसमें रसिया आता है, और रसिया के सीधे सामने जो है वो कनाडा पड़ता है। सबसे बड़ा देश रसिया, रसिया के सामने सीधे कनाडा, और कनाडा के बाद तुरंत रसिया के नीचे आएंगे तो चाइना, और चाइना के बाद फिर तुरंत वापस आएंगे कनाडा के नीचे यूएसए, और यूएसए के नीचे अगर आएंगे इस वाले पोर्शन में तो ब्राजील, और ब्राजील के बाद इधर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर भारत। फिर से सबसे पहले इधर रसिया पड़ता है, रसिया के बाद सामने सीधे आएंगे तो कनाडा पड़ता है, कनाडा के बाद फिर से वापस जाएंगे तो रसिया के नीचे चाइना, चाइना के बाद फिर सीधे सामने जाएंगे कनाडा के नीचे यूएसए, यूएसए के नीचे आएंगे मध्य अमेरिका में दोस्तों, तो उसमें आएगा ब्राजील, ब्राजील के फिर नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर भारत। याद रखेंगे इस प्रकार। वर्ल्ड मैप जब आपको समझाया जाएगा तो उस समय अच्छे से बता दिया जाएगा। तो कहीं कहीं दोस्तों यूएसए भी दे दिया जाता है, कहीं कहीं चाइना दे दिया जाता है। चाइना जो है वो स्थल और जल भूमि सबको अगर मिला दिया जाता है तो यूएसए से बड़ा हो जाता है दोस्तों, इसलिए यूएसए से पहले चीन को लिया जाता है, नहीं तो यूएसए जो है वो बड़ा देश बन जाता है। अक्षांश के दृष्टि से और देशांतर की दृष्टि से भारत की अवस्थिति के बारे में जहां तक बात किया जाए तो सबको पता है दोस्तों, भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। और अगर अक्षांश की दृष्टि से बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से, ये वाला पोर्शन को दक्षिण बोलते हैं और ये उत्तर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तथा अगर बात करेंगे देशांतर की दृष्टि से तो देशांतर की दृष्टि से 68 डिग्री, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से, यानी यहाँ पश्चिम है तो पश्चिम से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। फिर से बात करेंगे भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तथा देशांतर की दृष्टि से 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, या 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, तो याद रखेंगे। 84 से लेकर 376 ऐसे याद रखेंगे, 84 से लेकर 376 और 687 से लेकर 9725 के बीच स्थित है। 84 से लेकर के 376, 84 से लेकर के 376 और 687 से लेकर के 9725 के बीच स्थित है। इसको याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, ये मैप में, इंडिया का मैप में देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा नॉर्थ मोस्ट पार्ट है, साउथ मोस्ट पार्ट है, और इधर जो है ईस्टर्न और इधर जो है वेस्टर्न, इस वाले रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं और इस वाले रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करें कि पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है भारत का वो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है दोस्तों वो 3214 किलोमीटर। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214, यानी उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, पूरब से पश्चिम के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का उत्तरी बिंदु या फिर उत्तरतम बिंदु
पूर्वोत्तर बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, ये सब पूछे जाएंगे। तो कौन कौन है तो उसको याद रखेंगे। तो भारत का अगर पूर्वी बिंदु के बारे में सबसे पहले बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर के मध्य जो स्थित है दोस्तों, वो जो है आपका कीबुतु है। कीबुतु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वो हमारा पूर्वोत्तर बिंदु है, एकदम पूर्व वाला जो टॉप दिख रहा है कीबुतु। पश्चिमी बिंदु की जहां तक बात है तो गुजरात में है गौरमोता। गौरमोता गुजरात में कीबुतु से लेकर के गौरमोता और इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट, इसको केवल आप याद रखिएगा। कीबुतु से लेकर के गौरमोता और इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु या उत्तरतम बिंदु जो है दोस्तों वो इंदिरा कॉल है, जो यहाँ पे स्थित है, लद्दाख में है। लेकिन हमारा जो जाता है उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में जाता है। और ये इंदिरा कॉल जो है वो लद्दाख में है, याद रखेंगे। और जो हमारा साउथ मोस्ट पार्ट है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है दोस्तों, जो 6 डिग्री 4 मिनट जो है वो हमारा दक्षिणतम बिंदु है। अगर मेन लैंड के बारे में बात किया जाएगा तो इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक ये मेन लैंड है। लेकिन बोला जाएगा उत्तरी से दक्षिण तो इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, ग्रेट निकोबार पे। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से जब पढ़ेंगे इसके बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में भी हम लोग पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। अंडमान निकोबार को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर एक बात लिखा गया है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर होता है। यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर। और इसके बीच का जो स्थान है उसको गोरे बोलते हैं। और 2 देशांतर रेखा का बीच का जो समय लगता है वो 4 मिनट का समय है। इसको खाली याद रख लीजिएगा कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है उसको बोलते हैं, बीच के स्थान को गोरे बोलते हैं। और बीच का जो समय वो 4 मिनट का लगता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए सेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो भारत का भी, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट जो है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जो 6 डिग्री 4 मिनट जो है 6 डिग्री 45 मिनट भी यहाँ पे दिखाता है पर स्थित है दोस्तों। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा पॉइंट का पहले जो यानी पुराना नाम क्या है या पहले क्या कहा जाता था, तो पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। और ये जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। अगर मान लीजिए कि ये अगर ग्लोब अगर मान लेते हैं और ये दोस्तों भूमध्य रेखा है, यानी बीच वाला धरती को जो 2 पार्ट में जो रेखा बांटती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और मान लीजिए भारत जो है वो यहाँ से बना हुआ है और यहाँ पर जो है इसका इंदिरा पॉइंट है। और ये जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ की जो दूरी हुआ वही 876 किलोमीटर जो है वो दूर है। तो भारत में जो गर्मी पड़ती है दोस्तों वो ये स्ट्रेट लाइन पे सबसे तेज धूप पड़ती है। और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला दक्षिण वाला पार्ट, वहां भी लगभग सीधे में ही चली जाती है। और ये जो पार्ट है जम्मू कश्मीर, ये तिरछा जाती है जिसके कारण वहां पे ठंड होती है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दूसरे चैप्टर में, जब हम लोग सूर्य की किरणें वाला जब पोर्शन हम लोग सूर्य को स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना था कि 876 किलोमीटर दूर जो है वो भूमध्य रेखा, मध्य भू मतलब पृथ्वी और मध्य मतलब पृथ्वी को जो मध्य से काटती है रेखा, तो उससे 876 किलोमीटर दूर है। और अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में, प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अक्षांशीय प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अक्षांशीय प्रभाव कहने का मतलब है दोस्तों कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर जो एंगल बनाती है वो उत्तरी अक्षांश देश को लगभग मध्य से 8 भागों में बांटती है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये कर्क रेखा जो गुजरती है वो देश को लगभग
दो भागों में, या फिर दो भागों में तो बांटेंगे ही, बीच से तो नहीं बोल सकते, बीच होता तो थोड़ा नीचे होता, तो दो भागों में बांटती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, उसके बारे में बात करना है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य जो है दोस्तों, पहला गुजरात, सबसे पहले गुजरात में एंट्री होगा, उसके बाद यहाँ राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट जो है वो एंटर होता है, और उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश बीच में है, ये राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट जाता है, गुजरात का तो पार्ट जाता ही है। और उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है, तो छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड सटा हुआ है, उसके बाद वेस्ट बंगाल जो है आपका आता है, और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा है और ये वाला पार्ट मिजोरम है। तो ऐसे करके 8 राज्यों को क्रॉस करती है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना चाहते हैं, अगर ऐसे आप याद नहीं रख सकते, तो एक मैं ट्रिक भी है दोस्तों, ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा कि जो है वो किस प्रकार याद करते हैं। तो अभी बने रहिए, अभी हम उसको ट्रिक के माध्यम से भी एक बार प्रयास करेंगे, लेकिन विदाउट ट्रिक अच्छा होता है अगर आप दिमाग में रखते हैं। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान का छोटा सा पोर्शन, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अगर बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य किसका विस्तार है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी हिस्सा जो है दोस्तों, उसमें उपोष्ण कटिबंधीय या फिर कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है इसको, उत्तरी भाग को। और अगर दक्षिणी हिस्सा के बारे में बात करें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको बोला जाता है। याद रखेंगे, दक्षिणी हिस्सा को उष्ण कटिबंध, और इस प्रकार भारत का विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों से होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार याद रखेंगे। तो ट्रिक जो है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आप किस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने जब एक बार पढ़ा रहा था कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य और मानक समय रेखा से गुजरने वाले राज्य, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ट्रिक जो है वो मित्र पर गमछा झार। क्या दोस्तों? मित्र पर गमछा झार, यानी मी यानी मिजोरम, त्र यानी त्रिपुरा, प यानी पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान, और ग म छा, छ का मतलब छत्तीसगढ़। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम जो है यहाँ पे हो गया, त्रिपुरा इधर हो गया, मिजोरम इधर हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे हो गया दोस्तों। और उसके बाद राजस्थान, ये वाला पोर्शन हो गया। और आपका जो है झार मतलब झारखंड, समझ में आ रहा दोस्तों, झा मतलब झारखंड हुआ। और ये जो आपका ग जो है वो गुजरात को दिखाता है, गुजरात। और म मतलब मध्य प्रदेश, और छा मतलब छत्तीसगढ़। समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला मित्र पर गमछा झार, यानी मी यानी मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, प मतलब पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान, ग मतलब गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, झार मतलब झारखंड। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप विदाउट ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो काफी अच्छा होगा, नहीं तो ट्रिक कब काम आएगा नहीं आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखें तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि और भी बच्चे जो है देख सके इसको। और शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अक्षांशीय रेखा यानी अक्षांशीय प्रभाव को बताया था, उसी प्रकार देशांतरीय विस्तार का भी प्रभाव है। इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो हमारा भारत देश का मानक समय रेखा, हमारी मानक समय रेखा है। इसी से हम लोगों का समय निर्धारित होता है। तो बात करी जाए 82.5 डिग्री जो रेखा है देशांतर रेखा, वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो प्रयागराज के, यानी प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद, उसी के निकट मिर्जापुर नैनी से होकर के गुजरती है। इसको याद रखेंगे। और इस देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा भी कहा जाता है। भारत की मानक समय रेखा किसको कहा जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, जिससे हम समय निकालते हैं, कितना बज रहा है, टाइम को कैलकुलेट कर पाते हैं। और यह जो है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो हमारे देश में 5 स्टेट से होकर गुजरती है, 5 स्टेट से होकर पास होती है। वो 5 स्टेट कौन कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा यूपी है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, उसके बाद आपका उड़ीसा वाला पोर्शन, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा पोर्शन भी गुजरता है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको अभी बताया था कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो आपका 111.3 किलोमीटर जो है, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय है वो आपका 4 मिनट का है। तो वो 4 मिनट कैसे निकाला गया है उसके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले अगर बताएं आपको कि पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री मूव करती है, तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने आप को रोटेट कर लेती है, यानी एक बार जो है वो पूरा मूव कर जाती है पृथ्वी, यानी 360 डिग्री जो है वो मूव करती है। 24 घंटे में 360 डिग्री करती है या नहीं, आप बताइए। बिल्कुल करती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, यानी 360 डिग्री बराबर 24 घंटे बोल सकते हैं। और 360 डिग्री को यहाँ पे लिखा हुआ है, 24 घंटे को यहाँ पर मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, तो 24 घंटा और 60 मिनट से उसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो मिनट में कन्वर्ट हो गया और 1 डिग्री निकाला गया है। तो 24 गुना 60 और 360 डिग्री इधर बराबर की इधर था, तो इधर बराबर क्या आएगा, तो डिवाइड में जाएगा। तो 0 से 0 कट किए, 6 से 6 अगर इसको कट करेंगे तो 6 आएगा, और 6 से 24 को कट किए तो 4 आएगा। यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और एक देशांतरीय रेखा तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये देशांतर रेखा, ये भी देशांतर रेखा है। इस रेखा से इस रेखा तक जाने में 4 मिनट का समय लगेगा, यानी 2 रेखाओं के बीच का जो समय है वो 4 मिनट का है। इसको याद रखेंगे। यानी एक देशांतरीय रेखा तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। किससे लगता है मैंने आपको बताया। अब बात करना है 0 डिग्री देशांतर रेखा को जीएमटी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर बोले तो अगर ये ग्लोब है तो ये बीच वाला जो पार्ट है दोस्तों, बीच वाला पोर्शन, उसी को तो 0 डिग्री बोलेंगे। और 0 डिग्री रेखा को जीएमटी यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है जीएमटी को। और ये जीएमटी जो है वो लंदन में स्थित है, और इसे आईएसटी भी कहा जाता है। जीएमटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है, और ग्रीनविच जो है वो लंदन में स्थित है। यानी ये 0 डिग्री जो है वो लंदन से होकर गुजरता है। और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच यानी लंदन, ग्रीनविच यानी जीएमटी से या फिर लंदन से या फिर 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट जो है वो आगे है। आगे बोले तो पहले सूर्योदय भारत में होगा पहले या लंदन में होगा, तो भारत में होगा क्योंकि ये आगे है। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे तो भी लंदन ही है। ग्रीनविच बोल रहे हैं तो वो लंदन में ही स्थित है, इसलिए 0 डिग्री, जीएमटी और लंदन तीनों सेम है। तो इसको याद रखेंगे कि जीएमटी कहाँ पर है, लंदन में, 0 डिग्री वहीं से होकर गुजरती है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद जो है गुजरात में होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रीनविच अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो आपका जीएमटी है 0 डिग्री रेखा को जीएमटी बोलते हैं, आईएसटी भी बोलते हैं। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच यानी जीएमटी माध्य से या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट जो है वो आगे है। 5 घंटे 30 मिनट। अगर मान लीजिए कि भारत में 11:30 हो रहा है, 11:30
तो लंदन में कितना बजेगा दोस्तों? तो भारत आगे है ग्रीनविच से यानी लंदन से, तो 5 घंटा 30 मिनट क्या करना होगा, लेस करना होगा, माइनस करना होगा, तो 6 बजेगा। यहाँ पे 6 बज रहा है अभी लंदन में। अगर आपसे पूछा जाए लंदन में 6 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे करना होगा। और अगर भारत में दिया है और लंदन का पूछेगा तो 5 घंटे 30 मिनट उसमें लेस करना होगा। तो याद रखेंगे किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार जो है वो टाइम निकाला जाता है लंदन और भारत का। और कोई भी देश का अगर हम पता कर लेंगे कि कितना भारत से कम है या कितना ज़्यादा है, तो उसमें माइनस प्लस करके टाइम निकाला जा सकता है कि उस देश में कितना बज रहा है तो यहाँ कितना बज रहा है। तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्यों होता है? और सबसे बाद गुजरात में होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में इसलिए होता है कि सबसे ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा वो अरुणाचल प्रदेश ही है। हम लोग को पता है कि सूर्य जो है वो पूरब से निकलती है, तो जो सबसे पूरब वाला जो पार्ट होगा उसी में तो सूर्योदय होगा। तो सबसे पूर्वोत्तर जो पार्ट है इंडिया का वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो सबसे पहले यहीं पे सनराइज होगा और सबसे लेट जो हमारा वेस्टर्न पार्ट होगा वहीं पे होगा। यानी वेस्टर्न पार्ट गुजरात का है, तो गुजरात में सबसे लेट से क्या होगा, सनराइज होगा। वैसे ही सनसेट के बारे में बात करें तो सनसेट सबसे पहले ईस्ट में हो जाएगा और वेस्ट में जो है सनसेट लेट से होगा। और गुजरात के इस वाले पार्ट और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है वो 30 डिग्री का अंतर होता है। दोनों के बीच 30 डिग्री का अंतर है। दोनों राज्यों के बीच जो है वो किनारे वाला पोर्शन के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट मैं बता रखा हूँ आपको। तो 30 डिग्री बराबर जो है 30 गुना 4 यानी 120 मिनट। और 120 मिनट को 2 घंटा हम लोग बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ के बीच में जो है 2 घंटा का फासला है। यहाँ पे अगर 6 बज रहा है तो यहाँ पे अभी 4 बज रहा है। अगर यहाँ सुबह 6 बज रहा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 बजे सुबह जो है वो मॉर्निंग हो जा रहा है या फिर धूप निकल जा रहा है, सनराइज हो रहा है 5 बजे, तो यहाँ पे 7 बजे जो है वो सनराइज होगा। क्योंकि 2 घंटा पीछे है, 2 घंटा पीछे है दोस्तों। तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर बोले 5 बजे शाम हो रहा है तो यहाँ पे 7 बजे शाम होगा। क्योंकि 2 घंटा का डिफरेंस है। मैं आपको बता दिया किस प्रकार डिफरेंस है। तो टाइम का डिफरेंस है। इसीलिए कुछ देशों में क्या किया जाता है कि एक मानक समय रेखा नहीं रखी जाती है, बल्कि अनेक मानक समय रेखा रखी जाती है, जिससे प्रॉब्लम ना हो कितना कहाँ पे बज रहा है। तो अगर किसी भी देश में पूरब पश्चिम विस्तार ज़्यादा है, पूरब पश्चिम विस्तार ज़्यादा, उत्तर दक्षिण से कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पूरब पश्चिम सनराइज करना है, सनसेट होना है। तो पूरब पश्चिम विस्तार जिस कंट्री का ज़्यादा होगा उसी कंट्री में एक से ज़्यादा मानक समय रेखा रखी जाती है। तो भारत में भी मानक समय रेखा एक से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे देश में केवल एक मानक समय रेखा है। आने वाले दिनों में भले ही 1 से 2 कर दिया जाए। चाइना में बहुत सारे हैं, यूएसए में 6 गो मानक समय रेखा है। तो इस प्रकार मानक समय रेखा अपना अपना बना कर रखा गया है। क्योंकि पूरा पश्चिम विस्तार ज़्यादा है तो टाइम का फासला हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 बज रहा है सुबह का, यहाँ पे 5 ही बज रहा है। तो 5 घंटे का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मानक समय रेखा अलग अलग बना दिया जाता है। इसका मानक समय रेखा यहीं से लेंगे, इसका मानक समय रेखा यहीं से लेंगे, इस प्रकार बना दिया जाता है। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कुछ देशों में यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ देशों में कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे पूर्व पश्चिम विस्तार ज़्यादा है, वहाँ पर 1 से अधिक मानक समय रेखा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री से लिया गया। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से लिया गया है, तो जगह का नाम आपसे पूछा जाएगा। भारत में मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन, और आपसे 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, एक देशांतर रेखा तय करने में कितना मिनट का समय लगता है, या फिर 2 देशांतर रेखाओं के बीच का समय जो है वो कितना होता है, तो 4 मिनट। 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, जीएमटी भी बोलते हैं। ग्रीनविच कहाँ पे स्थित है, भारतीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर से कितने घंटे आगे है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे बाद में कहाँ होता है, और दोनों के बीच में गुजरात वाले और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के बीच में बोला जाएगा कि कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का, यानी कितने घंटे का डिफरेंस, 2 घंटे का। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज हम लोग यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। कल जो है ये पार्ट 2 आएगा, हमारा फर्स्ट लेसन का पार्ट 2 आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा फर्स्ट पार्ट, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि जितना भी हो सपोर्ट करो,
ताकि हम आपसे आपके लिए अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएँ। और उम्मीद करेंगे कि शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।